नमस्कार, मैं देवांशी आप सबका स्वागत करती हूँ द न्यूज क्लब के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है संगीत साधना पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथिली संगीत के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको हमारे गेस्ट से मिलवाना चाहेंगे जो एक युवा गायक है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण शांडिल्य जी। ये ना ही एक युवा गायक है लेकिन हाल ही में इन्हें रेनेसेंस एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से वॉइस ऑफ मैथिली के अवार्ड से नवाजा गया है। तो गोपाल जी हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का और मुझे बहुत अपने आप में गर्व फील हो रहा है कि आज मैंने मैथिली के लिए कुछ किया और आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा द न्यूज क्लब से का। पहले हम ये अपना कार्यक्रम शुरू करें, आप कुछ अपनी मीठी आवाज में गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो हमारे मैथिली में बहुत ही फेमस है और मेरे अपने एल्बम का गाना है। वो भी रिलीज नहीं हुआ, कुछ दिनों पहले ऑडियो में रिलीज है। उसका वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। हे ये सजनी हमर कनता को इम्हर प्रेम बंधन सहमर सजलिए ई घर शांत चितवन में जे नहिल कर भ गेलै अहाँ एलियै ई जिंदगी ई जोर भ गेलै दिल लगा कऽ दिल चित चोर भ गेलै है ये सजनी हमर कनेता को इम्हर प्रेम बंधन सहमर सजलिए ई घर। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी इस कार्यक्रम की इतनी खास और अच्छी शुरुआत करने के लिए अपनी मीठी आवाज में। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है गोपाल जी आपसे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैथिली संगीत एक हमारी हिंदुस्तान का प्राचीन संगीत में से एक है। तो आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ खास बताना चाहेंगे या कुछ ऐसी बातें जो शायद वो इसके बारे में ना जानते हो? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा देवांशी जी। मैं आपको बताऊँ कि मैथिली संगीत और मैथिली गीत संगीत जो है वो बहुत ही प्राचीन है। आपको मैं एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ कि आप ऐसे जानिए कि जो हमारे हिंदी जो संगीत है उसकी जो प्रणाली है और मैथिली जो है, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही बार शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मैथिली संगीत और हिंदी संगीत एक ही साथ उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी। उनकी जो पूरी जर्नी रही है वो एक ही साथ शुरुआत हुई थी। अब हुआ क्या कि मैथिली गीत संगीत जो है ना वो उनको प्रमोट नहीं हुआ, उनको प्रमोशन बहुत ज्यादा नहीं मिला। और जो हिंदी है, जैसे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े फिल्म बनते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने उसको मदद किया, तो मैथिली संगीत की थोड़ी सी पीछे रह गई। अब क्या है कि मैथिली संगीत का जो, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा कि मैथिली संगीत कहाँ से चालू हुआ था और कैसे चालू हुआ था। हमारे मिथिलांचल के बहुत ही बड़े कवि हैं, बहुत ही बड़े, हम तो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनका नाम था विद्यापति जी, जिन्होंने मैथिली गीत संगीत को मानव जीवन में उतारा, एक तरह से कह सकते हैं। उनकी लिखी हुई गीतें, उनकी लिखी हुई कविताएं, उनके लिखे हुए नाटक, उनके लिखे हुए फिल्म, ये सब अभी भी मैथिली में बन रहे हैं और ये पारंपरिक ढंग से हम लोग बहुत इसका उपयोग करते हैं। हमें हमारे घर में भी जब कोई पूजा पाठ होता है तो हम लोग उनके लिखे हुए गीत गाते हैं। विद्यापति जी का जो पारंपरिक चीजें जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, जिनमें आपको एक मिट्टी की खुशबू समझ में आएगी इस गीत संगीत में। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बहुत सारे कलाकार ऐसे आए जिन्होंने उसको थोड़ा सा दिशा दिया, एक लाइन पे, एक जगह पे, एक मतलब एक अच्छी शुरुआत की तरफ उसको लेके गए गीत संगीत को। और अब तो खास करके मैथिली संगीत बहुत ही विस्तृत रूप में आ गई है और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो इसको लेके बहुत कुछ अच्छे अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और हमने भी अब संगीत का जो हमारा था, जैसे गीत और संगीत दो चीजों से मिलकर पूरे एक गाना बनता है, तो गीत तो हमारा डेवलप हुआ ही और हमने अपना संगीत भी बहुत डेवलप हुआ है। और हमारे जो हमारे बढ़िया वहाँ वादक हैं, जो हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया जो हमारे संगीत वादक हैं मिथिलांचल के, उन्होंने भी बहुत अच्छी जगह से ट्रेनिंग ली और बाकायदा हमने उसको बढ़िया ढंग से कोशिश किया आगे बढ़ाने की। और देश विदेश हमने हर जगह पे अपने मैथिली गीत संगीत को रखा है और अच्छा प्रेम, अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है और आप लोग का भी सपोर्ट है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि हर संगीत और हर कलाकार का एक सफर होता है। तो
तो आपको तो हाल ही में वॉइस ऑफ मैथिली से नवाजा गया है, तो आपका जी। ये सफर कैसा रहा अब तक का और ये कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैथिली गीत संगीत का मेरा सफ़र ये कोई आज का सफ़र नहीं है देवांशी जी, ये बहुत बचपन से सफ़र है मेरा। अब लोग कहते हैं कि जब बच्चा 5 साल का होता है तो थोड़ा-थोड़ा समझने-बूझने लगता है। तो मेरी स वहीं से कहीं न कहीं से जर्नी शुरुआत हुई थी। मैं जब बहुत छोटा था, जब हमारे यहाँ एक संस्कार होता है मुंडन संस्कार, तो उसके बाद ना मतलब हम लोग ऐसा मानते थे कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। तो मैं उसी टाइम से गाता था जब हमारा मुंडन भी नहीं हुआ था। लोग हमें अपने साथ बैठा लेते थे, बहुत सारे लोग बैठ जाते थे और बीच में मुझे बैठा के बोलते थे, "बेटा तुम गाना सुनाओ।" तो उस समय से गाते थे। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो एक चाहत बढ़ती गई और फिर मैंने बिहार में जब मैं था, मैंने वहाँ से पढ़ाई की शुरू क्लास 8 तक मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। फिर मैं कोलकाता आ गया, तो जब तक मैं बिहार में था, तब तक मैंने वहाँ से ब्लॉक लेवल जीता, मैंने वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल जीता, मैंने वहाँ से स्टेट लेवल जीता। उसके बाद हम फिर कोलकाता आ गए, हमने कोलकाता से आकर के स्कूल में था और जब मैंने कॉलेज में था, इस दौरान मैंने नेशनल भी जीता, गीत-संगीत से लेकर के ही। तो मेरी ये जो जर्नी थी देवांशी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये अब बीच में क्या हुआ कि मेरे जो गुरुजी हैं, कुंज बिहारी मिश्र नाम है उनका, उन्होंने मुझे बताया कि तो जैसा मैं आपको अच्छा। बता रहा था देवांशी जी कि मैंने मेरी जो जी। शुरुआत फिर मैंने बीच में मुझे मेरे गुरुजी से मुझे प्रेरणा मिला कि अब आप बेटा एक काम करो कि आप एल्बम की तरफ चलो, मतलब एल्बम की अपने गाने खुद से मैंने लिखे और उसको बाकायदा एक स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग करवाया, म्यूजिक बनवाई उसकी, गीत लिखे गए और गीत को बहुत लोगों ने देखा, सुना, पहले उन्होंने चेक किया कि गीत में कहीं कोई दिक्कत, क्योंकि गीतकार और गायक दोनों हूँ मैं एक तरह से। मैंने आपने जब मेरे गाने भी आपने सुने होंगे तो मैंने वहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ और स्टूडियो वाले भी मेंशन करते हैं कि मैं गीतकार और गायक दोनों हूँ, तो मैं अपने गाने खुद से लिखता हूँ। तो अब वो धीरे-धीरे इसकी शुरुआत हो गई और शुरुआत होने के बाद मैंने पहला एल्बम मेरा निकाला जब जिसमें मेरे 8 टोटल 8 गाने थे, जो देवी के ही भजन थे। देवी अच्छा, मतलब अच्छा। भजन के भ भ भजन ही मैंने पहले गाया था। उसके बाद फिर जी। मैंने बहुत ही फ़ेमस गंगा कैसेट कंपनी है जो दिल्ली में है। फिर मैंने वहाँ से दूसरा एल्बम गाया अपना और वो भी मुझे वहाँ से बहुत सफलता मिली, दोनों एल्बम से। फिर मैंने स्टेज शो करने शुरू कर दिए, मेरे कॉन्सर्ट्स मैंने करने शुरू कर दिए और अभी जैसे दुर्गा पूजा आने वाला है तो मैं इसमें भी कार्यक्रम करूँगा। तो ये सब एक चलता-चलता दौर आया और आज तो ज़माना फ़ेसबुक का और यूट्यूब का और से व्हाट्सएप का हो गया है। तो हर चीज़ डिजिटल ही होती है। पहले के ज़माने में लोग कैसेट बनवाते थे, जो रील वाले हाँ, कैसेट होते बिल्कुल। थे, लोग सीडी जी। और जो सीडी कैसेट होते थे, लोग ये सब पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब डिजिटल युग हो गया। तो आप यूट्यूब पे कुछ भी अपने गाने कोई भी अपलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं उसको। तो वहाँ से मुझे थोड़ी-सी मिली नाम और फिर मुझे वहाँ से ये रेनेसांस एजुकेशन सोसाइटी से मेरा कुछ दिन पहले रूबरू में हुआ था उनसे, जिनसे जिनसे रूबरू में इस तरह से हुआ कि मेरे एक कलाकार हैं मिथिलांचल के, बहुत ही फेमस है वो, बहुत बड़े एक्टर बन चुके हैं आज की दुनिया में, उनका नाम है राजीव सिंह जी। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ही प्रेरणा देते हैं हमेशा। तो उन्होंने ही मुझे ये कहा था कि मतलब भाई आपको कोशिश करना चाहिए, या गोपाल कृष्ण जी आपको एक बार इसमें जो है सो ऑडिशन दीजिए, आप इसमें गाना गा के अपना भेजिए। तो मैंने उनके बात को कहने को मानते हुए मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया अपना बाकायदा और ऑडिशन देने के बाद में फिर मुझे वहाँ से रिजल्ट आया कि मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया, मतलब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला। और रेनेसांस एजुकेशन सोसाइटी का भी कहीं न कहीं ये सोच है कि मिथिलांचल के जो गीत संगीत है, मैथिली के जो गीत संगीत है, उनको आगा बढ़ाया जाए और भाषा को ये जो पहचान मिली है मिथिलांचल को, अब तो अष्टम सूची में ये भाषा आ चुकी है, मैथिली की जो भाषा है वो, उनको बाकायदा राज्यसभा और लोकसभा से पारित कर दिया गया है। तो अब हम लोग का ये कर्म भी बनता है, हम लोग का एक तरह से एक ये सोच भी है और हम लोग का ये कर्म भी बनता है कि अपने गीत संगीत भाषा को लेके हम लोग आगे बढ़ें और लोगों तक बहुत से दूर लोगों तक पहुँचाएँ, अपने गीत संगीत को पहुँचाएँ। और इसका ही मेरे मुझे ये मतलब कहीं न कहीं से ये जो मेरा प्रेरणा था और मेरी जो मेहनत थी वो कहीं न कहीं से रंग लाई है और आप लोग का प्यार है। तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो गोपाल जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आप इतने अच्छे गीतकार हैं, तो इसके पीछे आपको प्रेरणा किससे मिलती है? आप लाइक आपका इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, मैं जो गीत संगीतकार हूँ, कहीं न कहीं मेरा एक इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे मिथिलांचल के नहीं, पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध हैं वो श्री उदित नारायण झा जी, जो हमारे जनकपुर से बिलॉन्ग करते हैं और जनकपुर हमारे मिथिलांचल में ही आती है, जहाँ जगत जननी सीता माता का जन्म हुआ था। हम वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैंने उनको बचपन से सुनते-सुनते मुझे अब उनमें मैं खुद को देखता हूँ कि मैं अगर गाऊँ कभी मैं उनकी तरह, तो शायद भगवान जानता है वो बनूँ कि ना बनूँ। लेकिन मैंने उनको बहुत ही फ़ॉलो किया है और उनसे मुझे इंस्पिरेशन हमेशा से मिलती आई है। उनके गीतों को जब सुनता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है
पाऊँ, तो मैंने उनको बहुत ही फॉलो किया। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी अपने मिथिलांचल के लिए, अपने देश-विदेश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूँ और उनकी तरफ जाऊँ। तो मैंने उनसे ही अपना गीत-संगीत वहीं से शुरुआत किया है और मैंने उनको ही बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया है, देवांशी जी, और प्रेरणा मेरे वही रहे हैं। और उन्होंने भी मैथिली बहुत सारी फ़िल्मों में गाया है, बाकायदा उनके बहुत सारे एल्बम हैं मैथिली में, और उन्होंने भी अपनी जर्नी मैथिली गीत संगीत से ही स्टार्ट की थी। अब तो ख़ास करके वो बहुत बड़े विश्व में प्रसिद्ध कलाकार हैं और पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं श्री उदित नारायण जी। तो यही उनकी तरफ से मेरी वो थी। और गीत लिखने का जहाँ तक बात है देवांशी जी, तो गीतकार कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। गीतकार तब इंसान बनता है जब उसके मन के अंदर खुद की भावनाएं उठती हैं। आप एक भावना को समझते हो कि जैसे मान लीजिए गीत गीत लिखने का बहुत सारी श्रेणियां हैं, मैं आपको बताता हूँ, प्रणालियां हैं। जैसे आप भाव रस में लिख सकते हो, भाव मतलब जहाँ आपको किसी के भावनाओं को व्यक्त करना है। एक संगीत एक होता है जिसमें आपने सब कुछ मिला के गाने गीतें लिखी हैं। एक श्रृंगार रस होता है जिसमें आपने किसी भी औरत का श्रृंगार या किसी माता का श्रृंगार, किसी भी रस में उसको आप लिख सकते हैं। एक होता है आपका दुख रस, या फिर उसको कह सकते हैं आपकी वेदना कह सकते हैं, लोगों की तकलीफें आप उसमें ज़ाहिर कर सकती हैं। एक पति-पत्नी की तकलीफ को आप ज़ाहिर कर सकती हैं। एक प्रेम रस होता है जहाँ आप जो प्रेम है भगवान या भक्त के बीच में हो, या एक पति-पत्नी के बीच में हो, या एक समाज और एक उसके चाहने वालों के बीच में हो, नागरिकों के बीच का जो प्रेम है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी प्रणालियाँ हैं गीत को लिखने का, बहुत ढंग-ढंग अलग-अलग स्तरें हैं, जिसको जिस हिसाब से गीतें लिखी जाती हैं, चाहे वो बॉलीवुड का गाना हो, चाहे वो मैथिली का हो, कहीं न कहीं इसी विधा में लिखा जाता है, इस गीत-संगीत। तो मुझे प्रेरणा वहीं से आई थी और मैं लिखता हूँ अच्छा और गाता भी हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके उदित नारायण जी आपकी इंस्पिरेशन है, तो उनका कोई गाना आपका मन जी। पसंदीदा? एक बचपन से मुझे उनका गाना बहुत पसंद है और बचपन से मैं उसको गाता हूँ, और आज तो बॉलीवुड के लगभग मिलियंस में गाने, लेकिन मेरा पसंद आज तक वही गाना है और मेरा फेवरेट सॉन्ग वही है, तेरे नाम। जो मैंने बचपन में जब सुना था इस गाने को तो मेरे आँख से आँसू निकल गए थे। उस टाइम तो मैं बचपन में कुछ समझता नहीं था, लेकिन इस गीत का जो भावना है मैं आपको सुनाता हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपने भी सुना ज़रूर। ही होगा ये गाना। मर कर भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना तो जन्मों सदियों का नाता है, जान से जान को कौन जुदा कर पाता है, तेरे सिवा, तेरे सिवा, हाँ, तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा सनम, हो नहीं कोई किनारा सनम, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओ जीवन अपना सारा सनम। तो ये गीत मेरे बहुत ही दिल के बहुत करीब है मज़ा और आ मैं गया आपका हमेशा ये गाता रहता हूँ। गाना सुनकर। जी, तो बहुत इस बहुत धन्यवाद जी। मैथिली संगीत ने हमें बहुत से अनमोल रत्न दिए हैं, मैथिली ठाकुर और विधु ठाकुर और राम चक राम राम चतुर्मलिक चतुर जैसे मल्लिक। जी, लेख जी। जी। तो आपका इनमें से फेवरेट कौन है? देखिए, फ़ेवरेट का जहाँ तक बात है तो राम चतुर जी और मैथिली ठाकुर और अपने जितने भी बढ़िया-बढ़िया कलाकारों का आपने नाम लिया, मेरे लिए सभी आदरणीय हैं और मैं सबकी बातों को, गीतों को कहीं न कहीं सुनता हूँ, अपने मन में भी उसको उतारता हूँ। लेकिन कहते हैं कि एक दिल आपका जहाँ पे जाके ठहर जाए, वो आपका चहेता होता है, बिल्कुल। वो आपका मतलब पसंदीदा होता है। तो मैंने कहा कि उदित नारायण जी हमारे मिथिलांचल के गौरव हैं और मैंने उनको बहुत फ़ॉलो किया है। और उनकी चीज़ों को फ़ॉलो मतलब खाली उनके गीतों को फ़ॉलो ही नहीं किया, उनकी जीवन प्रणाली को फ़ॉलो किया है। और मैंने उनकी जो जैसे उन्होंने बताया है कि एक कलाकार को कैसा होना चाहिए, एक कलाकार को कहाँ से शुरू करना चाहिए, एक कलाकार को किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज के कलाकार, आज के जो मैथिली के नए-नए कलाकार जो बन रहे हैं या फिर बॉलीवुड में जो बढ़िया-बढ़िया कलाकार अभी नए उभर के आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा देवांशी जी, आप ये चीज़ आप कहेंगे कि छोटी मुँह बड़ी बात, जैसे मैं बहुत बड़ा भी कलाकार नहीं बना हूँ। लेकिन मैंने जितना फ़ॉलो किया है कि अगर आप एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं,
तो ये जो नए-नए कलाकार निकले हैं, जैसे मान लीजिए जो अरिजीत सिंह है, जितने भी नए कलाकार हैं, गीत में भावना आपकी तब आएगी, गीत में आपका वो प्रेम तब आएगा जब आपकी आवाज़ से वो मधुरता तब छलकेगी, जब आप शुरुआत से शुरू करेंगे। आप ऐसे नहीं कि आपने गाना सुना और अरिजीत जी का और या फिर कोई अच्छे कलाकार का और आपने उसी ढंग में अपने आप को ढल लिया, तो आप ये चाहते हैं कि आप हर ढंग से गा सकते हैं, नहीं। एक कलाकार वर्सेटाइल तब हो सकता है, जब वो शुरुआत से शुरू करे। जब तक आप बांसुरी और जब तक आप हारमोनियम पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कलाकार नहीं बन सकते। आप ये सोचते हैं कि मैं गाना सीखा, मैंने 2 दिन 4 दिन सीखा और मैं बस गाना शुरू कर दूँ और मैं एल्बम निकालना शुरू कर दूँ, तो आप कलाकार नहीं बन सकते। अगर आपको एक अच्छा कलाकार बनना है, तो आपको मोहम्मद रफ़ी जी से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको मन्ना डे जी से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको उदित नारायण जी से बिल्कुल। शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको किशोर कुमार जी से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो प्यार, वो भाव आपकी आवाज़ में तब समझ में आएगा और आपको तब जाकर के एक स्तर मिलेगा और आपकी आवाज़ में वो मिठास आएगी। तो मैंने उनकी हर एक चीज़ को फ़ॉलो किया है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जो कलाकार बनना चाहते हैं, वो शुरुआत वहाँ से करें, क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने भी शुरुआत वहीं से करी थी और इसीलिए आज भी जो उनकी आवाज़ है, आज भी जो उनकी आवाज़ है, लोग सुनते हैं तो लोग भावनाओं में चले जाते हैं और लोगों भावनाओं के में आँख से चले आँसू जाते निकल हैं, जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने उनको बहुत फ़ॉलो किया। मैंने उनकी जीवन की एक-एक चीज़ें फ़ॉलो की हैं अपने लाइफ़ में। जी, तो मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जैसे इस जी, इंटरनेट के दौर में अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो मैथिली जी, देश के कोने-कोने, देश या विदेश के कोने-कोनों में मैथिली पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैथिली गीत संगीत और जितने भी गीत संगीत की जितने भी विधाएँ हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, कहीं न कहीं पारंपरिक चीज़ें जो हैं, देखिए, पारंपरिक चीज़ें क्या है ना कि मिट्टी से जुड़ी हुई खुशबुएँ जो आपकी हैं। अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मैथिली में, चाहे भोजपुरी में, चाहे कहें आपकी बॉलीवुड में आई हैं, अब रैप भी लोग गाते हैं और लोग शास्त्रीय संगीत भी गाते हैं, लोग क्लासिकल भी गाते हैं। तो ये क्या है ना कि एक फ़ॉर्म है, अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स की फ़ॉर्म्स जो है मैथिली की, गीतों की, संगीतों की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैथिली संगीत में अभी भी पारंपरिक चीज़ें ज़्यादा हैं। अगर आप कंपेयर करें कि भोजपुरी और हिंदी से, तो मैथिली अभी भी पारंपरिक चीज़ों को समेट के रखी है। ये एक तरह से क्या होता है ना कि आप कहते हैं ना कि आपके दादा-परदादा या आपके जो जितने भी बड़े-बड़े कलाकार थे, उन सबकी एक संपत्ति है। पारंपरिक चीज़ें वो संपत्ति होती है, आपका एसेट है वो, कि आपने उसको पकड़ के बिल्कुल। रखा है और वो पारंपरिक चीज़ें अगर आप पकड़ के रखती हैं, तो वो एक सुगंध जी। जो खुशबू होती है, वो खुशबू आपके गीत में छलकती है। और झलकती है। डिजिटाइज़ेशन की जहाँ तक बात है, तो आप अच्छे-अच्छे गाने गाइए, आप अच्छे लोगों तक पहुँचाइए और जो चीज़ें अभी पहुँचाने की हैं, वो तो डिजिटल युग ही है। आप यूट्यूब पे गा सकते हैं, आप फेसबुक पे गा डाल सकते हैं, आप बिल्कुल। व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात है, लेकिन आप कुछ भी करें, लेकिन अच्छा चीज़ को पकड़ के रखें, अच्छी चीज़ें गाएँ, अच्छी चीज़ों का वर्णन करें और मैं कहूँगा कि भावना को पकड़ें। गीत-संगीत सबसे पहली बात है कि आपने बहुत बड़ा जगह से, बहुत बड़े स्टूडियो से, बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस से गाया, वो बाद में आती है। पहले आपके गीत में भावना झलकनी चाहिए। पहले फ़ील आपकी होना आवाज़ में बहुत मिठास ज़रूरी होना है। चाहिए, आपकी आवाज़ में जी, फ़ील होना चाहिए। फ़ील होना तो ये चाहिए। डिजिटल युग तो बहुत ही फ़ास्ट है अब और बहुत दूर-दूर तक आपको लोग सुनते हैं। तो ये आप कीजिए, लेकिन आप तो वो चीज़ है कि आप जो गाती हैं, आप जिस भी आपको जो भाव पसंद पसंद है, आप श्रृंगार गाएँ या फिर आप भाव रस गाएँ या फिर आप विरह राग गाएँ, जो भी गाते हैं गाइए और जिसकी विधा में गाते हैं, बॉलीवुड के लिए गाते हैं या मैथिली या भोजपुरी या किसी भी चीज़ को गाएँ, लेकिन आपकी आवाज़ में मिठास आनी चाहिए, आपके गीत में भाव होना चाहिए, तभी आप एक कलाकार हैं, मेरे हिसाब से। और डिजिटल लोगों का मैं लोगों से कहूँगा कि अगर आपको पसंद आते हैं कलाकार, आपको अगर उनके गाने पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप उनको लाइक कीजिए, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ कैसा लगता है लगा? कि कुछ गलतियाँ हैं, कुछ त्रुटियाँ हैं, तो आप वो भी बताएँ लोगों को कि बताइए। कलाकार उसको ठीक करें और कलाकार उसको सँभाले, ठीक से दोबारा फिर से कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि लोगों को भी एक-दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा। आप कलाकार को बता रहे हैं, कलाकार आपको वो चीज़ दोबारा करके पेश कर रहा है आपके सामने में, तो ये आपकी मतलब कहते हैं कि नागरिकों का एक तरह से वो प्रेरणा भी मिलेगा, आपका प्रेम आशीर्वाद भी मिलेगा और सुनना और सुनाना कलाकारिता तो 2 चीज़ से ही मिली हुई है, या तो आप गा के बिल्कुल। सुना सकते हैं या आप गाते हैं तो आप सुनिए या फिर गाते आप हैं, सुनते हैं तो आप सुनिए। गाइए। तो इन चीज़ों को लेकर के ही है और डिजिटल में जहाँ तक मैंने बताया कि लोगों को शेयर करना चाहिए, लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, जो अच्छे कलाकार हैं, उनको जगह मिले, उनको प्लेटफ़ॉर्म मिले, ताकि वो और अच्छा से अच्छा चीज़ें कर पाएँ और अच्छे से अच्छी चीज़ों को आपके सामने, पूरा देश के सामने, पूरा विश्व के सामने लेके आ पाएँ और मिथिलांचल ही नहीं, पूरा भारत को एक स्थान विशिष्टताओं का देश है। भारत में हर चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ की हर सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की खान-पीन, यहाँ के गान सबको पसंद आए और मेरी तरफ से बस यही कहना है।
डिजिटल युग या फिर कोई भी युग हो, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से करें, आप अपनी चीज़ों को बढ़िया से करें और लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया जी, गोपाल जी हमें इंटरव्यू देने के लिए, और हम यही कामना करते हैं कि आप मैथिली गीत संगीत को और बढ़ावा दें और इसको देश विदेश तक इसका नाम रोशन करें। लेकिन जाने जी, से पहले एक मैथिली संगीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, तो ये जी, आइए मैं आपको एक अच्छा सा गीत और सुनाता हूँ। श्रृंगार रस में है ये, बिल्कुल एक पति-पत्नी के बीच का प्रेम का जो अनुवाद है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। उदित बिल्कुल नारायण जी का जरूर। गाया हुआ गाना है और मैं आपको सुनाता हूँ। हमर मनक गाम में ईश्वर भ गेलै, हमर मनक गाम में ईश्वर भ गेलै, अहाँ एली अन्हार में इजोर भ गेलै, अहाँ एली अन्हार में इजोर भ गेलै, हमर मनक गाम में ईश्वर भ गेलै, अहाँ एली अन्हार में इजोर भ गेलै, कोना कहू अहाँके हम सभक सामने, लागतै ने असगर मन आब गाम में, कहू आब गाम में, चर्चा ई गपक चारू ओर भ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में जोर भ गेलै, अहाँ एलियै अन्हार में जोर भ गेलै, इजोर भ गेलै। धन्यवाद। बहुत खूब गोपाल जी, और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे ही इनके गाने सुनना चाहें तो आप इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन जी, बॉक्स में, बिल्कुल। बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैथिली संगीत को और बढ़ावा दीजिए। तब तक के लिए हम जी, आपसे अलविदा लेते हैं, और अगले एपिसोड पे हम मिलेंगे संगीत साधना पे, जिसमें हम एक नए कलाकार के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उन सबसे मेरी आग्रह है, उन सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल है शांडिल्य गोपाल के नाम से, SHANDILYGOPAL, शांडिल्य गोपाल के नाम से आप यूट्यूब पे, आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मेरे गाने, मेरे लिंक्स आपको वहाँ से भी मिल जाएँगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए-नए गाने बहुत दिशा में, बहुत विधा में आपको मिलेंगे, मैथिली और हिंदी भजन, या फिर आपको लाइव परफॉर्मेंस मेरा देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।